तुम्हारे घर क्लास शुरू नहीं की थी। आई एम श्योर कि किसी का अगर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, हमने लास्ट टाइम अपना चैप्टर तो कंक्लूड कर दिया था, किसी का इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा पॉइंट है जो वो समझता है कि वो इन लाइन टू द चैप्टर नहीं है, तो वो रेज हैंड कर ले। अदरवाइज हम अपना नया आर्टिकल अपना स्टार्ट करेंगे। एनीबॉडी इन द क्लास, इस चैप्टर का टेस्ट हो गया? इसका तो चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट जी बता दे किस दिन रखें? थर्सडे। थर्सडे जनाब, थर्सडे चैप्टर नंबर 5। गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। वो इनके रिजल्ट भी निकाल रहे हो पिछले टेस्टों के? हाँ हाँ, चले, गुड इनफ। हाँ जी, हाफिज अहमद साहब। सर जी, प्यारे हाफिज। हाँ जी सर जी, हाफिज। थर्सडे वाले दिन बीएमबीएस का टेस्ट रखा आंटी सर। वो ये थर्सडे को सर, बीएमबीएस का और एक टेस्ट है, वो छोटी सी कैंसिल कर दो। रिक्वेस्ट करनी थी सर। हाँ ये वीक हाँ। जरा निकाले, हमारे एएफसी के पेपर हो रहे हैं साथ। तुम्हारे एएफसी के जी पेपर हो सर। रहे हैं? एएफसी के पेपर हो रहे हैं सर इस जी, वीक? 24 को, एएफसी के पेपर 24 हो को रहे भी हैं? है, मतलब के हाँ। पेपर चल रहे हैं साथ साथ बच्चों के साथ। तो काइंडली थोड़ा सा एक निकालो, उसके बाद जैसे तेरे पेपर कौन से? सर एक। तेरे पेपर कौन से है? जी सर, ये सात दोस्त का तेरा 24 को है, मेरा आज हो गया। वो गया तेरा पेपर, तू फारग है ना? हाँ जी, मेरा हो गया। बस गान खत्म हो गया मसला। जिसका पेपर होगा उस तारीख को उसको हम एग्जाम कर देंगे यार, इसमें कौन सा ऐसा मसला है? क्योंकि अगला चैप्टर बेटा सर पे चढ़ हाँ जाएगा जी ना। सर। हमने उस चैप्टर को आगे खड़ा नहीं करना, इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाएगी जिंदगी में। मल्टीटास्किंग करने की सहूलत जो है वो इंसान को अल्लाह ताला ने दी है। जिस वक्त आप अपने मेन्यू को, रोटी को मंगवाते हो, तो आप कभी ये नहीं कहते कल ही रोटी लाया। रोटी भी मंगवाते हो, सालन भी मंगवाते हो, मिर्चा भी लाया, अचार भी दे दे, एक पेप्सी भी होनी रायता भी। चाहिए। अगर मटन का कौरमा है तो क्या ही बात है, देसी मुर्गा आ जाए तो वो भी अच्छा है। चिप्स तो होने ही चाहिए और साथ रायता सलाद चाहिए। उस वक्त तो तुमने कभी नहीं कहा कि सर रायता आ गया बाकी चीजें रहने दो। सर ऐसे नहीं करो, हौसला करो और लड़ने की बात करो। ये तो अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या पुत्र, टेंशन ना लें। अल्लाह सो पाक हमारा टेस्ट जो है वो जुमेरात को ना करें, आप उसको फ्राइडे को कर लेते ठीक हैं, है सर। ठीक है जी, ताकि आप बीएमबीएस के मुश्किल तरीन टेस्ट से आप नबाद आजाद हो जाए। हमारा तो ठीक है टेस्ट सर। आसान है। और इसके रीजन ये है कि ये टेस्ट एक दिन में तो तैयार ही नहीं होना, इतना लंबा चैप्टर है, इसको करना शुरू करेंगे, मैं तो पिछले वीक ही बता गया था आपको। इसको तो रोज रोज करना शुरू करेंगे तो फिर कहीं जाके ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। सर कंपनी लगा चैप्टर। नहीं जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कंपनी लॉ का भी चैप्टर जब खत्म होगा तो फिर ही टेस्ट लेंगे उसका, अभी ना टेंशन लेंगे। वो इस वीक में नहीं लूंगा, कंपनी लॉ का टेस्ट अगले वीक में जाकर लूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके। अच्छा जनाब, आगे चले। इसका चैप्टर तुमने कंक्लूड कर लिया, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे लेके चलते हैं। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही थे, ऑब्जेक्टिव्स तो सोल्यूशन इनको आखिर में दिए हुए हैं, ड्रामे करते हैं, तंग करते हैं। अब जनाब हमारे पास जब हमने बात अभी की और हमने बात की परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दर हकीकत एक सेक्शन है किसका? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। जब आप दो लोगों के माबैन एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद आपको अगले स्टेप पे भी जाना है, और वो अगला स्टेप ये है कि आप अपने मुआहिदे को, आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे करेंगे। हाउ यू विल कंक्लूड एंड मेक योर कॉन्ट्रैक्ट कम टू द पॉइंट जीरो। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या मेथड्स हैं, और अगर उन्हीं में से एक मेथड, जिस तरह डिस्चार्ज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का एक मेथड परफॉर्मेंस है, वैसे ही एक मेथड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। मतलब कोई शख्स ये कह दे कि मैं नहीं मानता, जो मर्जी कर लो, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो अब खत्म हो गया ना। अब जब उसने इनकार ही कर दिया, ना ही कर दिया,
तो अब जब ब्रीच के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हमें कुछ कानून से रेमेडीज मिलती हैं, हमें कुछ कानून से हमें इख्तियारात मिलते हैं ताकि हमारा नुकसान पूरा हो सके। तो फिर हमने यहां पर यह भी सीखना है कि अगर डिस्चार्ज ब्रीच के थ्रू होगा तो फिर वो रेमेडीज हमें कानून क्या देगा। जनाब, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट को करने का तरीकाकार क्या है? हाँ शहबाज, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, लेटर नहीं आपने देना उनको, लेटर के अलावा जो बाकी सारा डॉक्यूमेंट है उसे पूछ लें, उसके मुताबिक आप उसको मतलब कॉस्ट चार्ज करके उसको कह दें, बता दें उसे के फोटोकॉपी की कॉस्ट चार्ज करनी है आप उससे। हाँ, वो लेटर तो वो डिस्चार्ज के ऊपर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, तो हम ये पीछे पढ़ के आए हैं बात। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज when the contractual relation between the party which are being under that contract they they are terminated या comes to an end। हमने दो लोगों के दरमियान मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे को करने की हमारी लॉजिक क्या थी, या दो लोगों के माबैन जो हमने मुआहिदा किया था उसका पर्पस ये था कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को एक अपनी फाइनेंशियल बाइंडिंग या एक बाइंडिंग के तहत लेके चल रहे थे, और उस बाइंडिंग के तहत हम एक दूसरे के साथ अपनी अपनी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को करने के हम पर ये लाजम था, हम बाइंडेड थे। अब हमने जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कब कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया? तो हम उसी वक्त कहेंगे कि जब वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप उस मुआहिदे के तहत क्रिएट हुआ था वो खत्म हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए, वो अपनी मुद्दत खत्म कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टीज जो हैं वो डिस्चार्ज कब होती हैं, वो उसी वक्त डिस्चार्ज होती हैं जिस वक्त वो अपना काम परफॉर्म कर लें, या कोई और तरीकाकार है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके तहत वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो इट कम्स टू एन एंड। जनाब बताइएगा कि वो क्या क्या तरीकाकार है जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का ये एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के मुताबिक अभी आप लोगों ने ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पढ़ के आ गए हैं। वन ऑफ द मेथड इज द परफॉर्मेंस। आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो वन ऑफ द मेथड इज द परफॉर्मेंस। और फिर आपने देखा था कि परफॉर्मेंस के अंदर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी पढ़ा था और हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को भी पढ़ा था जिसको हमने टेंडर कहा था। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीकाकार हैं। जिस तरह परफॉर्मेंस पहला तरीकाकार है, हम कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट के थ्रू भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ भी डिस्चार्ज हो सकता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी भी डिस्चार्ज हो सकता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम भी डिस्चार्ज हो सकता है। और सबसे जो बुरा तरीन तरीकाकार है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी डिस्चार्ज हो सकता है चूंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अब अलग मसला है कि उस ब्रीच के हमें रेमेडीज क्या मिलेंगे। और फिर हर जिस तरह परफॉर्मेंस के अंदर आपने इसके अंदर इसकी दो सब कैटेगरीज पढ़ी, 1A और 1B, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो इसी तरीके से एग्रीमेंट के अंदर भी हमारे पास नवेशन, रिसीजन, ऑल्टरेशन, रिमिशन, वेवर, ये सब बातें कहां पे हैं? ये सब पॉइंट्स हैं एग्रीमेंट के। ऐसे ही हमारे पास ऑपरेशन ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हमारे पास 4 सब पॉइंट्स हैं: डेथ, इंसॉल्वेंसी, मटेरियल ऑल्टरेशन और सेम आइडेंटिटी।
इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर भी दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवीनिंग इलीगैलिटी, लैप्स ऑफ टाइम बजाते खुद है। और ब्रीच के अंदर भी दो पॉइंट है, हमारा एक्चुअल ब्रीच और हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच। लेकिन दर हकीकत ये सब कुछ क्या है, ये सब वो तमाम तरीकाकार हैं जायज नाजायज जिसके तहत एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। हमारा पिछला चैप्टर इन डिटेल डिस्कस कर चुका है परफॉर्मेंस को, लेकिन हमने पॉइंट नंबर 1 तो पढ़ लिया, लेकिन अब पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, और फिर 6 के बाद जो कि यहां पर ब्रीच हुआ था, तो फिर यहां पर हमने क्या रेमेडीज मिलेंगी, कोर्ट हमारा नुकसान कैसे पूरा करेगी, क्योंकि उस शख्स ने तो ब्रीच कर दिया, मुकर गया परफॉर्म करने से, मेरे पैसे लेके भाग गया, या उसके ना करने से मुझे इतने लाखों का नुकसान हो गया, तो मैं अब एग्रीव्ड पार्टी हूं, मुझे इसका क्या दावा मिलेगा। दैट इज द रेमेडीज जो हम आगे पढ़ने के लिए जाएंगे। डिस्चार्ज, मैं सिर्फ इसको डिस्चार्ज के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस पहला मोड है खत्म नहीं पढ़ूंगा आपके लिए दोबारा से। हमारे पास या एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है, क्या होती है ये पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हुए हैं, वहां से आप देखेंगे उसी को उसने दो लफ्ज यहां पे निकाल के लिख दिए हैं। डिस्चार्ज बाय द एग्रीमेंट, दिस इज समथिंग जहां से हमारी आज की डिस्कशन शुरू होने वाली। देखिए, मुआहिदे के तहत दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना था, एक मुआहिदे के तहत बना था। अगर दो लोग किसी चीज को पैदा कर सकते हैं तो वो दो लोग आपस में बैठकर उस चीज को खत्म भी कर सकते हैं। मैंने और कयूम साहब ने आपस में मिलकर एक मुआहिदा किया कि मैं उनको मोबाइल दूंगा और वो मुझे 1 लाख रुपया देंगे। हम दोनों आपस में बैठ के कह सकते हैं कि अच्छा यार, हम इसको अमेंड कर लेते हैं, हम इस मुआहिदे को चेंज कर लेते हैं, हम इस मुआहिदे को खत्म कर लेते हैं, हम इस मुआहिदे की कंसिडरेशन चेंज कर लेते हैं। अगर दोनों पार्टीज मिलकर आपस में मुआहिदा करने का हक रखती हैं तो दोनों पार्टीज आपस में बैठ के मुआहिदे को अमेंड करने का, खत्म करने का, तब्दील करने का भी हक रखती हैं। तो इसका मतलब एक तरीकाकार किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का क्या है, दैट इज के इट कैन बी डिस्चार्ज बाय द एग्रीमेंट, इट कैन बी डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल कंसेंट। अब यहां पर हम किस किस तरीके से अपने मुआहिदे को अमेंड या चेंज कर सकते हैं। पहली जो हमारे पास तरीकाकार है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज या कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट के थ्रू डिस्चार्ज करने का, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हर जगह के ऊपर म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। एग्रीमेंट के थ्रू जब भी हम डिस्चार्ज करने जाएंगे तो इसकी एक बुनियादी शर्त है, और वो बुनियादी शर्त म्यूचुअल कंसेंट की है। हम म्यूचुअल कंसेंट के साथ नोवेशन के थ्रू अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन एक ऐसी अमेंडमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसके अंदर या तो आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज ही तब्दील कर दें या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस बदल दें। Novation means substituting a new contract instead of the old one. New agreement, it extinguishes the rights. जब भी एक एग्रीमेंट को, जब भी एक मुआहिदे को अगर हम अमेंड करेंगे तो इसका मतलब कि पिछला मुआहिदा खत्म हो गया, अब नया मुआहिदा बन गया। A novation arises when a new individual assumes the obligation to pay that was incurred by original party. In case of novation, original debtor is released obligation and it is transferred to someone else. The nature of transaction is dependent upon the agreement between the parties. A novation takes place when original parties continue their obligation to another, but न्यू एग्रीमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दी ओल्ड वन। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी। या तो नोवेशन उस वक्त होती है जिस वक्त हम पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देते हैं, और या नोवेशन उस वक्त होती है जिस वक्त हम पार्टीज की मेजर, एक होती है छोटी मोटी ट्वीटिंग करना, ठीक है यार 10,000 नहीं तुम इस तरह करो, कल नहीं परसों दे देना। एक है कि हमने चेंज मुआहिदे की हैयत ही तब्दील कर दी, हमने पुराना मुआहिदा फाड़ के फेंक दिया और बिल्कुल नई हैयत के साथ हमने अपना मुआहिदा किया। इसलिए उसने कहा कि जब हम मुआहिदे की बात करते हैं, कहता नोवेशन की बात करते हैं, तो फिर कहता क्या होता है, तो उसके अंदर नोवेशन उस वक्त आता है कि जिस वक्त हमारा या तो ओरिजिनल डेटर रिलीज हो जाता है और नया बंदा आ जाता है, या कहता दूसरा तरीकाकार नोवेशन में ये होता है कि हमारा न्यू एग्रीमेंट जो है वो ओल्ड एग्रीमेंट को सब्स्टिट्यूट कर जाता है, पार्टीज वही रह के चलती हैं। अकरम जो था वो बशीर को उसने कुछ पैसे देने थे। अकरम और बशीर ने दरमियान ये बात तय हुई कि अब बशीर के बजाय ये पैसे शाजम देगा, और तीनों लोगों ने इस बात पर आपस में एग्री कर लिया। तो अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज की जो हैयत थी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी पार्ट थे और अब ए और सी पार्ट बन गए, तो यहां पर पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो दिस इज कॉल्ड द नोवेशन।
आजम जो है उसने 10,000 देना था, आजम ने बाबर से एग्रीमेंट किया और बाबर एंड गिव्स बाबर द मॉर्गेज ऑफ 5,000 इन प्लेस ऑफ द डेट ऑफ 10,000। यहां पर अब देखें कॉन्ट्रैक्ट ही सारे का सारा तब्दील हो गया। आजम ने बाबर को 10,000 रुपया देना था, अब उसने एक नया एग्रीमेंट किया है और उसको अमेंड किया है, और अमेंड क्यों किया है कि उसने 5,000 रुपए की अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो उसके पास 10,000 रुपए डेट के इवज गिरवी रखवा दी है कि तुम मुझसे पैसे भी ना लो, बल्कि तुम इस 10,000 रुपए के इवज मुझसे 5,000 की प्रॉपर्टी गिरवी रखवा लो। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट वही नहीं है, डेट अब भी देना है, लेकिन हमने डेट को पे करने के बजाय अपनी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाकर पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की हैयत तब्दील कर दी है। छोटी मोटी अमेंडमेंट तो नहीं है। हमने कहा कि अब 10,000 जब हम होगा तुम्हें दे देंगे, तुम हमसे फिलहाल 5,000 रुपए की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके बाद अपना मॉर्गेज करवा लो। ये नया मुआहदा बन गया। पुराना मुआहदा क्या था कि तुम्हें मैंने पैसे दिए हैं, मुझे ये पैसे लौटा दो, उसमें कोई मॉर्गेज की बात नहीं थी, उसमें कोई टेनर की बात नहीं थी। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को जब अमेंड किया है तो हमने उसकी हैयत तब्दील कर दी। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गई, लेकिन आप नोट करें विद द म्यूचुअल कंसेंट, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी विद द म्यूचुअल कंसेंट, पार्टीज वही रही लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की हैयत चेंज हो गई। इस तरह की चेंज को हम कहते हैं, इस तरह की एग्रीमेंट की हम बाय म्यूचुअल कंसेंट अगर किसी एग्रीमेंट में ये चेंजेस आ जाएं तो हम उसे कहते हैं कि नोवेशन हो गई। रिसीजन क्या होती है? रिसीजन का मतलब यह है रिसाइंड। रिसाइंड का मतलब है कैंसल। मैंने क्यूम साहब से कहा, क्यूम साहब मुझे आपने 1,00,000 रुपए के एवज मोबाइल देना है। क्यूम साहब ने मुझसे एग्री कर लिया। अब हम दोनों आपस में बैठे और हमने कहा सर ना मुझे आप 1,00,000 दें ना मैं आपको मोबाइल दूं, हम आपस में बैठ के अपने अपने राइट्स और लायबिलिटीज को म्यूचुअली एग्री करके खत्म कर लेते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम म्यूचुअली पैदा कर सकते हैं तो हम म्यूचुअली खत्म भी कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिसीजन। अब हमने म्यूचुअली तौर के ऊपर एग्रीमेंट बनाया था और म्यूचुअली तौर के ऊपर हमने एक दूसरे को माफ कर दिया, हमने दूसरे को रिसाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इट इज बीइंग डन। ऑल्ट्रेशन क्या होता है? ऑल्ट्रेशन के अंदर भी मुआहिदा जो है उसमें तब्दीली आती है, लेकिन वो तब्दीली जो है वो बहुत स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नोवेशन की तरह इतनी ऑब्वियस, इतनी बड़ी तब्दीली नहीं होती। यहां पर नॉर्मली तौर के ऊपर ऑल्ट्रेशन के अंदर हम मुआहिदे की हैयत को तब्दील नहीं कर रहे होते, हम मुआहिदे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील नहीं कर रहे होते, ये नहीं कर रहे होते कि पिछला सारा मुआहिदा टा दो ते नवा बढ़ा लो। देखिए नोवेशन में बिल्कुल ये ऐसा ही है कि पिछला सारा मकान गिरा दो और अब नया मकान बना लो उसी जगह के ऊपर, ये नोवेशन थी। अल्ट्रेशन ये है कि छोटी सी तब्दीलियां, खिड़की काट के इतने दरवाजा ला लो, ये अल्ट्रेशन है। ये छत जो है इस छत के साथ थोड़ा सा परनाला आगे कर लो, ये अल्ट्रेशन है। तो यहां पर भी म्यूचुअल तब्दीली हो रही है, लेकिन म्यूचुअल तब्दीली के अंदर हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को कुछ ईज आउट कर रहे होंगे, हम लैंग्वेज के बजाय टर्म्स को। यहां पर ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि पार्टियां तब्दील हो जाएंगी। पार्टियां तब्दील होंगी तो कहां जाएंगे? ऑटोमेटिकली इनोवेशन में जाएंगे। ऑल्ट्रेशन और इनोवेशन में सिर्फ और सिर्फ जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुआहिदा एक ही हो, मुआहिदा सेम ही हो, लेकिन उसके बावजूद हम कहें कि यार ये ऑल्ट्रेशन है, ये इनोवेशन है। कब कहेंगे? इसकी एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जहां पर आप पुराना मुआहिदा टा के नवा मुआहिदा बनाएंगे, पुराना घर खत्म करके नया घर बनाएंगे, वो आपका इनोवेशन है। और जहां पर आप एग्जिस्टिंग घर में थोड़ी सी तब्दीली कर लेंगे, दरवाजा उठा के यहां पे खिड़की लगा दो, खिड़की का साइज छोटा कर लो, ये क्या है? ये ऑल्ट्रेशन है। तो भाई ऑल्ट्रेशंस के अंदर हम टर्म्स के अंदर वेरिएशन करके चलेंगे। यहां पर उसने कहा था कि 500 बेल्स 1 नवंबर को दी जाएगी और तुम मुझे पेमेंट 1 दिसंबर को करोगे। उसने कहा जी ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, बाद में हमने कहा कि जी ठीक है, गुड्स को आप हमें डिलीवर कर दो 5 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, बजाय कि तुम गुड्स एक ही दिन मुझे 500 बेल्स दे दो, तुम मुझे दोगे 500 बेल्स ही, सारी चीजें वैसे ही हैं, लेकिन तुम मुझे यकमुश्त देने के बजाय उसकी 5 डिलीवरीज कर दो। तो मुआहिदा वही है, पार्टीज वही हैं, हैयत वही है, सिर्फ हमने क्या किया, उसकी डिलीवरी की टर्म्स को अमेंड किया। तो दैट इज विद द म्यूचुअल कंसेंट। तो इस तरह की अमेंडमेंट को हम ऑल्ट्रेशन कहते हैं। रमिशन किसे कहते हैं? रमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग लेस, रमिट कर देना, किसी को किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रमिट कर देना, उसको थोड़ी सी माफी दे देना।
5,000 रुपया देना था और बिलाल को, अनम ने और बिलाल 5,000 रुपया, सुहेल ने पे किया 1,000 और बिलाल ने कहा कि चल ठीक है तुमने मुझे 1,000 रुपया दिया, मैंने तुम्हारे बाकी पैसे माफ कर दिए। यहां देखिएगा रमिशन में आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं मांगते बल्कि आप कुछ परफॉर्मेंस देके बाकी परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं, तो ऐसी जगह पर हम इसे रमिशन कहते हैं। रमिशन जाकर, जिस तरह नोवेशन और ऑल्ट्रेशन का आपस में कुछ कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, रमिशन की वेवर के साथ भी एक बात जगहों के ऊपर लोग कंफ्यूज होते हैं। वेवर ये होता है जहां पर एक शख्स अपना सारा लीगल राइट छोड़ दे, जहां पर एक शख्स अपना सारा लीगल राइट छोड़ दे तो उसका हम क्या कहेंगे, वेवर। जाओ मैंने तुम्हें पूरा माफ किया, वेवर। मैंने तुम्हें 5,000 में से 5,000 माफ कर दिए, मैंने अपना पूरा राइट माफ कर दिया, ये वेवर है। और मैंने कहा 5,000 में से तुम मुझे आज 2,000 दे रहे हो, अब मैं तुम्हें बाकी 3,000 माफ कर दिए, ये वेवर नहीं है, ये क्या है, ये रमिशन है। अगर कोई शख्स पार्शियल परफॉर्मेंस करके बाकी परफॉर्मेंस की माफी मांग ले तो वो रमिशन है, और अगर कोई शख्स को आप उसकी पूरी परफॉर्मेंस से मुक्ति दे दें तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड वेवर। तो दोनों का फर्क बड़ा वाजिया है। If any promise neglect or refuse to afford the promisor reasonable facility for the performance, promisor is excused by such neglect or refusal as to none। हम पीछे पढ़ के आए हैं, हमने कहा कि अगर सपोज करें मुझे काम परफॉर्म करने के लिए आपने मुझे अपॉर्चुनिटी देनी थी, आपने मुझे कुछ फैसिलिटेट करना था, आपने मुझे कुछ प्री रेक्विजिट देने थे, आपने मुझे वो नहीं दिए, तो इसका मतलब यह है कि मेरी तो जान छूट जाएगी। अब मुझे तो मैं तो अवेलेबल था, लेकिन मसाल के तौर पर इसको यूं समझाने की कोशिश करता हूं। आपने मजदूर बुला लिए और वो जो मजदूर थे उन लोगों ने आपके घर की दीवार बनानी थी। अब वो जो मजदूर आए हैं और घर की दीवार बनाने के लिए आए हैं, ना वहां पर आपने उनको ईंटें दी, ना सीमेंट दिया, ना सरिया दिया, ना कोई बजरी दी, ना कोई रेत दी, तो क्या आप उनका आप शाम को सर फाड़ेंगे तुम लोगों ने काम नहीं किया? और भाई वो काम कैसे करें? काम तो उसी वक्त करेंगे अगर तुम उनको चीजों को प्रोवाइड करोगे। अगर तुम उनको चीजें नहीं प्रोवाइड करोगे तो उनके ऊपर नॉन परफॉर्मेंस का मुद्दा नहीं आएगा, बल्कि वो आपसे उस दिन की दिहाड़ी भी मांगेंगे। यही बात लॉ कर रहा है कि अगर प्रोमिसी को, अगर आपने उनसे कोई काम करवाना था और उस काम को करने के लिए आपकी कुछ प्री रेक्विजिट्स और आपकी कुछ पहले से प्री डिटरमिन्ड कंडीशंस थी, अगर वो प्री रेक्विजिट्स और प्री डिटरमिन्ड कंडीशंस आपने उनको प्रोवाइड नहीं की, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि आप उनके ऊपर कल नॉन परफॉर्मेंस का इल्जाम नहीं लगा सकते। तो बेटा यहां पर हमने क्या सीखा? हमने यहां पर सीखा, मैं अगर पुरानी स्लाइड के ऊपर आता हूं तो हमने देखा निवेशन। हमने कहा निवेशन उस वक्त है जब पार्टीज चेंज हो जाएं या मेजर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाए। रसियन हमने कहा जब दोनों आपस में बैठ के एक दूसरे को माफ कर दे। ऑल्ट्रेशन अगर हमारी छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हो, टर्म्स एंड कंडीशन की अमेंडमेंट्स हो। रमिशन पार्शियल परफॉर्मेंस मांग ली और बाकी माफ कर दी। वेवर पूरी की पूरी सेकंड पार्टी की परफॉर्मेंस माफ कर दी। लेकिन इन सब में एक शर्त है और वो शर्त ये है, इट मस्ट बी विद द म्यूचुअल कंसेंट। दोनों पार्टीज की कंसेंट से अगर ये चीज होगी तो फिर ही हम कहेंगे कि यहां पर हमारा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट है। एक बंदा अकेला खुद से इनमें से कोई भी तब्दीली का तरीकाकार खुद से नहीं कर सकता। डिस्चार्ज बाय द एग्रीमेंट के लिए जरूरी है कि दोनों की दोनों पार्टीज जो हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफक हों। और फिर हमने उनके डिस्चार्ज करने के तरीका और तवार और उनके मेथड्स को सामने रखते हुए इसकी 5 किस्में जो हैं अपने लिए पढ़ ली। तीसरा तरीकाकार जनाब वो है जहां पर आपको मुआहदा करना नहीं पड़ता, डिस्कस करना नहीं पड़ता, खपना नहीं पड़ता, बल्कि कानून खुद से आ जाता है और कहता है कि यू आर डिस्चार्ज्ड। दैट इज कॉल्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जहां पर कानून आके आपको डिस्चार्ज करवा देता है, जहां पर कानून आपको कह देता है कि जनाब इट हैज बीन डिस्चार्ज, तो वहां पर ये ऑपरेशन ऑफ लॉ वाली जो बात है ये हमारे सामने आ जाती है। अब हम कब कहेंगे कि यहां पर डिस्चार्ज होता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ? लेट्स मूव विद दैट। अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल या वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और बंदा मर जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। मैं बहुत दफा ये बात कर चुका हूं आपके साथ। अगर एक पेंट करना था, पेंटर मर गया, तो भाईजान पेंटर मरने के बाद ऑटोमेटिकली तौर पे क्या होगा? अब वो उसका बेटा तो नहीं पेंटिंग बना सकता, बल्कि उसके लीगल हाइस के ऊपर ये लायबिलिटी है कि अगर उस पेंटर ने कोई एडवांस पैसे लिए हुए थे और पेंटर मर गया तो वो एडवांस पैसे जो है वो वापस कर दिए जाए, जो कि अब कॉन्ट्रैक्ट जो था वो स्किल बेस्ड था और उसकी डेथ हो गई। इंसॉल्वेंसी
इंसॉल्वेंसी में हम पढ़ चुके हैं, जब एक बंदा दिवालिया होता है तो अब दिवालिया होने के बाद कोर्ट उसका ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर देती है। अब वो शख्स जो है वो किसी भी किस्म के मुआहदा करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई उसके मुआहदे अभी करने वाले थे या उसके कोई मुआहदे अभी परफॉर्म होने वाले थे, ऑटोमेटिकली वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। अब सिर्फ एक ही काम होगा कि उसकी जितनी भी जायदाद होगी उसको बेचा जाएगा, उसके रुपये बनाए जाएंगे, और जिन जिन लोगों के पैसे उसके वाजिबुल अदा हैं, उसके जुम्मे हैं, कोर्ट उस शख्स के थ्रू जिसको उन्होंने ऑफिशियल असाइनी के तौर पे अपॉइंट किया होगा, उन पैसों से उनको बकदर हिस्सा बकदर जुस्सा उनमें तकसीम कर देगी। मटीरियल ऑल्ट्रेशन, जनाब यहां पर ये बात जो है, यहां पर भी ऑपरेशन ऑफ लॉ कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कब? A contract is discharged if the terms of contract are altered without prior consent। आपने पूछा ही नहीं और पार्टी से पूछे बगैर ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड कर दिया। मटेरियल ऑल्ट्रेशन कौन सी है? इट इज वन which changes falling in a significant manner the identity of contract, the character of contract, the right and liabilities of the party। अब भाई अगर आपने कोई ऐसी अमेंडमेंट की है, वो अमेंडमेंट क्या की है? 50,000 आपने उसके आगे एक सिफर और लगा दिया। तारीख थी 31 जनवरी 16 या 21, आपने जनवरी को चेंज करके 7 कर दिया। भाईजान चीज थी आपकी हबीब, आपने हबीब के आगे ए डाल के हबीबा कर दिया। तो भाईजान अगर कोई इस तरह की हरकत बगैरती करेंगे जिससे कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंट की हैयत तब्दील कर देंगे, तो याद रखिएगा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आपके पास अगर एक चेक है, उस चेक के ऊपर आप थोड़ी सी कटौती करके दिखाएं, जरा उस चेक के ऊपर आप जरा लीके तो मार के दिखाएं, और फिर उस चेक को जाके जरा बैंक में जाने कहीं कैश कर दो, बैंक कभी भी कैश नहीं करेगा, वो कहेगा फारग हो गया चेक। इसलिए कि आपने उसके ऊपर ऑल्ट्रेशन की हुई है, आपने उसके ऊपर कीटे माटे मारे हुए हैं। और अगर कभी कोई चेक इस तरह का आ जाता है जिस या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर इस तरह की हरकत कर दी जाती है, तो भाईजान याद रखिएगा वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन की वजह से वो डॉक्यूमेंट फेक हो जाता है और अब उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। सेम आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि मैंने एक शख्स को एक डॉक्यूमेंट, मैंने एक शख्स को एक लेटर लिख कर दिया और उसके ऊपर मैंने, उसको हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। मैंने कहा मैं जिशान, ठीक है, मैं जिशान इस बात की यहां पर एक लेटर में लिख रहा हूं जिसको मैं प्रॉमिसरी नोट कहता हूं, इस बात को कंफर्म करता हूं कि मैं 26 जनवरी को जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। जिशान ने ये डॉक्यूमेंट दिया ए को क्योंकि मैंने पैसे ए के देने थे, ए ने आगे ये डॉक्यूमेंट एफ को दे दिया क्योंकि ए ने एफ के पैसे देने थे, एफ ने ये डॉक्यूमेंट दे दिया एन को चूंकि एफ ने एन के पैसे देने थे। और करना अल्लाह का क्या हुआ, एन ने जिशान के पैसे देने थे, उसने जिशान को डॉक्यूमेंट उसी का वापस लौटा दिया। अब जिशान ने पैसे देने हैं 25 जनवरी को 1 लाख रुपया, देने किसको है? डॉक्यूमेंट तो मेरे पास अपने पास ही आ गया घूम फिर के। तो यहां पर हम एक बात कहते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज वेस्ट ऑन सेम पर्सन। क्या कहते हैं? राइट्स, अगर कभी राइट्स एंड ड्यूटीज वेस्ट ऑन सेम पर्सन, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जब राइट्स एंड ड्यूटीज दे वेस्ट ऑन सेम पर्सन, जब राइट भी उसी शख्स का होता है और ड्यूटी भी उसी शख्स की होती है, तो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कानूनी तौर के ऊपर डिस्चार्ज हो जाता है। कानून यह समझता है कि एक शख्स खुद ही मुल्जम और खुद ही मुजरम नहीं हो सकता, वो खुद ही इल्जाम लगाने वाला और खुद ही डिफेंड करने वाला नहीं हो सकता, खुद ही हक लेने वाला और खुद ही हक देने वाला नहीं हो सकता। व्हेन राइट्स एंड ड्यूटीज दे वेस्ट टू सेम पर्सन, इट इज कॉल्ड सेम आइडेंटिटी, और उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त या एक तरीकाकार इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी है। हमारे पास कभी एक कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म करने के लिए इम्पॉसिबल हो जाए तो हम उसके कहते हैं, वो इम्पॉसिबल या तो पॉसिबिलिटी की वजह से होता है, समथिंग विच सुपरवीनिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम उसको चाहें भी तो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या वो इलीगल भी हो सकता है। तो अगर वो इलीगल हो जाए या उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस पॉसिबल ना रहे, ए ने बी से कहा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, बी मर गई, अब क्या करें, मरीज शादी कैसे कर लें, तो यहां पर वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। और लीगली इम्पॉसिबल क्या है, मैंने कहा तो मैं शराब की बोतलें बेचूंगा और उस वक्त इजाजत थी, अब कानून ने शराब की सेल पे पाबंदी लगा दी, तो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट खत्म हो गया, क्योंकि अब ये
इलीगल हो जाएगा। तो जनाब इसी बात को वो कहता है कि हमारे पास या तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ सकती है परफॉर्म करने के लिए, या हमारे पास उसकी सुपरवीनिंग इलीगलिटी आ सकती है कि वो हमारे लिए इलीगल हो जाएगा परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सुपरवीनिंग इलीगलिटी, कानून चेंज होने की वजह से वो इलीगल हो जाएगा। तो इन दो वजूहात की बना पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि जनाब वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब यहां पर ये शर्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, ये बात तो हम पढ़ के आए हुए हैं ना। तो मैं आपको इस वक्त ये समझा रहा हूं कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं। बहुत सारी एग्जांपलें पढ़ ली, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो सके तो उसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। लेकिन इलीगलिटी किसे कहते हैं, जिसको कानून अब इजाजत नहीं दे रहा। पहले ठीक था, अब कानून ने मना कर दिया तो अब ऑटोमेटिकली काम खत्म हो गया। अब से कुछ माह पहले तक, अब से कुछ देर पहले तक आप होटल के अंदर जाके खाना खा सकते थे। अब से कुछ देर पहले तक आप शादी ब्याह के लिए मतलब के, या शादी ब्याह तो अभी खुल गया, क्योंकि सब खुल गया ना, हॉल्स बंद दोबारा हो गए। अच्छा खैर नहीं, होटल्स के अंदर वाले एग्जांपल, अब से कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ से आप स्कूल कॉलेज आ सकते थे। अब क्या हुआ, मुआहदा हुआ था हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे, हम शादी के लिए आपको हॉल देंगे। अब क्या हुआ, कानून बदल गया, कोरोना की वजह से उन्होंने कहा नहीं कर सकते। तो ये मेरा कसूर थोड़ी है, ये क्या है, सुपरवीनिंग इलीगैलिटी है। अब यहां पर हम पढ़ के चलते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। कहते जनाब, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, कानून कहता है ऑटोमेटिकली कि अगर कभी कोई काम करना इम्पॉसिबल हो जाए, जब हमने फॉर्मेशन की थी उस वक्त ठीक था, अब इम्पॉसिबल हो गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लीगली तौर के ऊपर हम कहेंगे कि बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अब ये काम नहीं हो सकता। A contract becomes void when the act becomes unlawful by some event which is beyond the control of promiser। या अगर वो प्रोमिसर करना भी चाहे, जिस तरह मैंने कहा शादी का हॉल मौजूद तो है, सब कुछ है शादी का हॉल, लेकिन कानून के मुताबिक अगर वो शादी हॉल वाला शख्स आपको शादी हॉल में या अंदर खाना खिलाने की फैसिलिटी देगा तो वो क्या होगा, अनलॉफुल होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। A promisor is liable to compensate the promisee for the loss which arose due to non-performance of the promisor when the promisor hides। हम उस वक्त अगले बंदे से अपना नुकसान तलब कर सकेंगे अगर मैं ये साबित कर दूं कि सर इस खबीस को पता था कि ये काम नहीं हो सकता, इसके बावजूद इसने मुझे नहीं बताया, इसके बावजूद इसने मुझे फंसा लिया इस बात के अंदर। तो अगर तो उसने जानबूझ के तुम्हें इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना लिया है जो कि टेक्निकली तौर के ऊपर उसकी नॉलेज में था कि ये इम्पॉसिबल है, तो फिर तुम उससे अपना हर्जाना भी मांग सकते हो। अ पर्सन इज बाउंड टू रिस्टोर द बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कभी इस तरह का मुआहदा जहां पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाए तो फिर उसके तहत जो आपस में पैसे दिए होते हैं वो वापस करने पड़ते हैं। मैंने एक सिंगर बुलाया, उस सिंगर को मैंने कहा कि आपने गाना गाना है, सिंगर की तबीयत खराब हो गई, सिंगर ने मुझसे 1 लाख का एडवांस लिया हुआ था, अब यहां पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, तो अब वो जो सिंगर है वो क्या करेगा, वो मुझे 1 लाख रुपया वापस करना उसकी जिम्मेदारी है। ये हम पीछे बातें पढ़ के आए हुए हैं। ले लो जी, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। तो यहां पर वो देखें, वही सिंगर की एग्जांपल आई हुई है, ये वही पुरानी एग्जांपल है जो हमने पीछे पढ़ी हुई है। ठीक है जी। अब यहां पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात की हद तक तो बात समझ में आती है। ग्राउंड्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब हम कब कब ये कह सकते हैं कि जनाब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। यहां पर जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दो हैं। एक तो ये सीखना कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की कहानी क्या है, और दूसरा ये सीखना कि हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की प्ली कब नहीं ले सकते, कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते। ये दोनों बातें सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की प्ली कब ली जा सकती है और कब नहीं ली जा सकती। बेटा मैं थोड़ा सा ये आर्टिकल कंप्लीट कर लूं फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं, नहीं तो ये बात बीच में रह जाएगी। ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब कहता है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, इन वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई। अगर सब्जेक्ट मैटर आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक हॉल आपसे रेंट किया था जहां पर मैंने गाना या मैंने फंक्शन करना था, उधर आग लग गई एंड इट इज फुली गटेड, अब वहां पर हो ही नहीं सकता, तो मेरा जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो भाईजान काम हो गया। जहां पर डेथ या पर्सनल इनकैपेबिलिटी आ जाए, बंदा मर गया व्याह किदा कर लिए, उसको एक्सीडेंट हो गया, वो अब वो गा नहीं सकता, एक्सीडेंट हो गया, गला खराब हो गया, वो बोल नहीं सकता, तो इसका मतलब यहां पर भी चूंकि उसकी डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी है, यहां पर भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी। जहां पर दो मुल्कों के माबैन जंग लग जाए, हमने पढ़ा था जहां पर एलियन एनिमीज बन जाए, ऑटोमेटिकली वहां पर आपकी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी। या जहां पर वो चीज अपनी उस हालत से बाहर आ जाए,
द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच फॉर्म्स द बेस वही एग्जिस्ट ना कर रही हो। इसकी मैं एग्जांपल यहां से देता हूं आपको, ये देखिएगा, एलेक्स एंड बोरक्स दोनों ने कहा था कि हम आपस में एक दूसरे से मैरी करेंगे। अब क्या हुआ, शादी से पहले एलेक्स पागल हो गया अच्छा हुआ शादी से पहले हो गया, नहीं तो शादी के बाद तो उसने हो ही जाना था। सो कहता है जी अगर वो शादी से पहले मैरिज वो दिमागी हालत अपनी जो है वो खो बैठा है, तो यहाँ पर अब वो चीज जिसको सामने रखते हुए, जिस चीज को मैंने सोचा था कि यार ये एक हमारे एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक चीज थी कि आप में भी अकल थी और मुझ में भी अकल थी, और फिर क्या हुआ, एलेक्स पागल हो गया या पागल हो गई, पता नहीं एलेक्स लड़का है कि लड़की, बट पागल कोई हो गया, तो कहता कानून के मुताबिक अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाइड हो जाएगा। याद रखिएगा ये पर्सनल के कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर मतलब इसके ऊपर लॉ तो नहीं लगता, हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं आता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अब वो कंडीशन ही नहीं रही। तो मैं इसको इसको इससे बेहतर एग्जांपल आपको दे सकता हूं, पाकिस्तान और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच, और उस क्रिकेट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टिकटें बेची हुई थी, और टिकटें बेचकर आपने उस टेस्ट मैच के लिए तमाम पैसे जो थे वो दिए हुए थे। अब क्या हुआ, किसी वजह से, कोरोना की वजह से इंग्लैंड की टीम वापस चली गई, या उस दिन मैच में बारिश हो गई, मैच हो ही नहीं सका, कमेंस ही नहीं हो सका, तो भाईजान कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, और जो आपने टिकटों के पैसे उनको दिए हुए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। ये बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, अगर मैच छोटा भी मैच हो जाए, 20-20 ओवर्स भी हो जाए, तो फिर पैसे वापस नहीं होते, लेकिन अगर मैच बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए और कोई भी मतलब कि आप उस दिन काम ना कर सकें, उस दिन कोई भी क्रिकेट ना हुई हो, तो आपको पैसे वापस इसलिए हो जाते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो गया, वो कंडीशंस विच वर बीइंग एग्जिस्टिंग, जिसके अगेंस्ट हमने आपसे पैसे लिए थे, अब वो कंडीशन ही नहीं रही, मैच होगा तो पैसे देंगे, नहीं तो ग्राउंड देखने थोड़ी गए थे हम लोग, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे पैसे जो है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली तौर पे ऊपर क्या कहा उसने, अगर कभी सब्जेक्ट मैटर आपका खत्म हो जाए, अगर कोई पर्सनल शख्स की डेथ हो जाए, वॉर की डिक्लेरेशन हो जाए, या वो कंडीशन या वो चीजें जिसकी वजह से आपने मुआहदा किया था, अगर वो खत्म हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली मुआहदा जो है वहां पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की एक्सक्यूज नहीं दे सकते। कब नहीं दे सकते, डिफिकल्ट, मैंने कहा जनाब मैंने सीए में दाखिला ले लिया था और आप महीने के बाद कहते सर मेरी फीस वापस कर दे, क्यों सर बड़ा मुश्किल है, तो भाईजान ये बड़ा मुश्किल है कि बेस के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, तो आप ये कहें कि चीज बड़ी डिफिकल्ट है, इस बेस के ऊपर तो नहीं हो सकता। या आपने कहा जी मोबाइल मुझे दे दें, मैंने आपको मोबाइल बेच दिया, और मोबाइल आपने कहा जी मैंने काम करना है इसके लिए मुझे जगह दे दें, मैं यहाँ पर दुकान के ऊपर नफा कमा लिया करूंगा, और फिर आपने कहा कि सर ये दुकान वापस ले लें, क्यों, क्योंकि मुझे नफा नहीं हो रहा। और भाई ये कमर्शियल नफा या नुकसान तो आपकी किस्मत का है, इसको हम नहीं कहेंगे कि जनाब अब नफा क्यों नहीं हो रहा, सर पहले नफा हो रहा था अब नफा नहीं हो रहा, मैंने मास्क परचेज किए, मैंने मास्क इंपोर्ट किए, इसलिए मास्क इंपोर्ट किए कि जो मेरे दोस्त ने मास्क इंपोर्ट किए तो उसके बड़े महंगे बिक गए, अब जब मैंने मास्क इंपोर्ट किए लो कोरोना हो गया, अब सस्ते बिक गए, तो अब मैं कहूँ जी मेरे मास्क वापस ले लें, महंगे नहीं बिक रहे, तो भाईजान नहीं, ये कोई तरीकाकार नहीं है, इस बात के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा। सो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, तो जी सीए बड़ा मुश्किल है फीस वापस कर दे, नहीं वापस होगी, कमर्शियली तौर के ऊपर इम्पॉसिबिलिटी आ गई, तो यहां पर भी जो है कोई ऐसी चीज नहीं होगी। मुस्तफा अरशद को चला जा, मैंने पैसे दे गया मेरा बाऊ, तूने गल क्यों नहीं समझ आती। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ये भी बड़ी बात होती है, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ये नॉर्मल तौर पर अगर हम देखें, और जी वो मैंने आपको पैसे देने थे, मुझे आगे से पैसे आने थे तो मैंने आपको पैसे देने थे, ये क्या बात हुई भाई, वो जी मुझे आगे से, मैंने जब एक चीज आपको बेची थी तो बेचते वक्त तो मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें आगे से पैसे आएंगे तो पैसे दे देना, तो ये वाली बात मुझे थर्ड पार्टी ने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको क्यों पैसे दूं, तो ये वाली बात भी कानून समझता है कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है। यहां तक कि अगर आप लोग ये टर्म ना डालें तो फिर स्ट्राइक, लॉकआउट्स या सिविल डिस्टर्बेंस, ये भी मुआहदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल रही, वो ये स्ट्राइक हो गई थी, मुझे क्यों नहीं मिल रही, वो ये बिजली गई थी, मुझे आपने कहा था मैं 26 को आपको ये मतलब कि आपको सूट आपका सी के दे दूंगा, क्यों नहीं मिल रहा, और सर जी मेरी लेबर नहीं आई, यार ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्राइक, लेबर का ना आना, मुझे अच्छी तरह याद है, और बल्कि याद क्या मतलब ये बात बिल्कुल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा थे और हम जॉब में थे उस वक्त, उन्होंने हमें उस वक्त ये कहा कि मुआहदे के अंदर बड़ी बात क्लियर लिखी हुई है, जेसी पेनी और जो हमारे रिटेलर्स थे, अगर कभी जंग ये होती है या कोई मसला होता है, हमने आपको एग्जम्पशन ही नहीं हुई, आपने हमें सप्लाई करनी है, तो हमने कहा जी हुक्म करें हम करेंगे, उन्होंने कहा कैसे कर देंगे, कराची की पोर्ट तो बंद हो जाएगी, तो फिर क्या करें, उन्होंने कहा हमें
पाकिस्तान से बाहर कैपेसिटी जो है वो अपनी शो करके हमें ये साबित करें कि अगर कभी हम आप पे रिलाय कर रहे हैं और जंग पाकिस्तान में लग जाएगी तो आप फिर भी हमें किसी दूसरे मुल्क से हमारी सप्लाई करके देंगे। तो फिर हमने दुबई के अंदर और बांग्लादेश में जाके अपने ऑपरेशन खोले, इतने इतने खोले, अलायंसेस के लेटर लिए उन कंपनियों से कि अगर कभी जंग लग गई पाकिस्तान में और हम ना प्रोवाइड कर सके तो ये हमारे बिहाफ के ऊपर प्रोवाइड करेंगे और हम उसके लायबल होंगे। तो कानून तो ये भी कहता है कि जनाब स्ट्राइक, लॉकआउट, ये चक्कर में भी कोई मसला नहीं है। और फिर पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, हम कहते हैं जनाब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप इसलिए डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्शली तौर के ऊपर इम्पॉसिबल है। भाई अगर वो पार्शली तौर पे इम्पॉसिबल है तो उसका वो पार्ट जो पॉसिबल है वो परफॉर्म कर दो, और जो पार्शली तौर के ऊपर इम्पॉसिबल है उसको तुम मत परफॉर्म करो। अभी हम एक एक चीज की एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने पीछे भी पढ़ी। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, उन्होंने कहा जनाब मैंने डिफिकल्टी परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा अच्छी एग्जांपल दे दी है, सीए वाली, वो आपको हमेशा याद रहेगी। कमर्शियली वाली भी एग्जांपल मैंने आपको ज्यादा बेहतर दे दी है, ये आपको एग्जांपल मैं होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह डिफॉल्ट और थर्ड पार्टी भी मैं होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दे दी है। स्ट्राइक और लॉकआउट्स की भी मैंने आपको अच्छी एग्जांपल दे दी है। ये वाली बात पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी को जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एचबी ने एग्री किया कि वो बोर्ड जो है वो हैरी को देगा, किस काम के लिए, ताकि वो जो कोरोनेशन हो रही है किंग एडवर्ड की उसको देख सके और उसके अलावा वो फ्लीट के साथ घूम फिर सके। किंग बीमार हो गया, अब चूंकि किंग बीमार हो गया तो उसकी कोरोनेशन खत्म हो गई, तो क्या अब हम क्या करें? उसने कहा जनाब देखें मैंने आपको चीज दो कामों के लिए दी थी, एक मकसद ये था और एक मकसद ये था। चूंकि दूसरा मकसद कि आप उसमें फ्लीट के झूठे तो ले सकते थे ना, दूसरा मकसद तो अभी भी पॉसिबल है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट से आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। याद रखिए जब हम कहते हैं ना जी कि क्रिकेट की मैं टिकट बेच रहा हूं मैच की, तो मैं कहता हूं जी मैच की टिकट बेच रहा हूं, दो मजे लें। क्या? एक तो यहां पर आके आप एक अच्छा सा खाना खाएं, और दूसरा यहां पे क्रिकेट के मैच से लुत्फानंदोज हो। अगर अज्यूम कर लें लुत्फानंदोज होने वाला क्रिकेट का मैच कैंसिल हो जाता है तो खाना तो है ना, तो आपको टिकट के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। वो कहेंगे जनाब बिल्कुल ठीक है, मैच भी होना था, मैच हो गया कैंसिल बारिश की वजह से। अब एक बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो दूसरी बात है वो तो कर रहे हैं, वो तो हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो आके आप रोटी खाएं और आपकी टिकट के पैसे आपको वापस नहीं होकर चलेंगे, जिस तरह यहां पे वो बात कर रहा है। तो इसलिए बेटा ये वाला केस इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो सिर्फ और सिर्फ किंग एडवर्ड का सिर्फ और सिर्फ कोरोनेशन की फंक्शन होता और वो कैंसिल हो गया तो फिर क्या करते? फिर पैसे वापस देने पड़ने थे। अगर सिर्फ क्रिकेट का मैच था और वो कैंसिल हो जाता तो फिर पैसे वापस देने पड़ने थे। लेकिन चूंकि ये क्रिकेट का मैच अकेला नहीं है, साथ रोटी भी है, क्योंकि यहां पर किंग एडवर्ड साहब का सिर्फ कोरोनेशन ही नहीं है, ताजपोशी की रस्म ही नहीं है, बल्कि साथ आपने सेल और फ्लीट को भी झूठे लेने थे। तो अगर उसमें से कोई भी एक पर्पस आप एंजॉय कर सकते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, फिर आप सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेंगे। अब वो आपको पेपर में केस कैसे देगा? वो आपको यहां से फंसाएगा। वो कहेगा जनाब जिस तरह मैंने यहां पे बात कही, पीछे हम ये पढ़ के आ रहे हैं सारी बात को, एक शख्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, करने के बाद उसे पता चला कि ये तो काम बड़ा मुश्किल है, उसके लिए वो काम करना इम्पॉसिबल है। उसने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, मैं डिस्चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बताएं क्यों नहीं? भाई इसलिए नहीं कि ये डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस का एक्सक्यूज नहीं आता, इसलिए नहीं कि नफा कमाने का एक्सक्यूज नहीं आता, थर्ड पार्टी ने पैसे नहीं दिए मैं आगे पैसे दूंगा, ये कोई बात नहीं मानी जाएगी। तो भाई जिस तरह हमने ये पढ़ा कि सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन चार वजूहात की बिना पर पैदा हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा बात अहम क्या है कि सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन पांच वजूहात की बिना पर पैदा नहीं हो सकती। तो बेटा सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी जिन चार वजूहात की बिना पर होती है वो भी याद होनी चाहिए, और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी जिन पांच जगहों पर नहीं क्लेम की जा सकती उसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके चलना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के ही तरह की चीज उसी के हेड में वो है सुपरविनिंग इलीगैलिटी। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट ओके था, अब कानून ने कह दिया शराब नहीं बेचनी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट वुड बी डिस्चार्ज बाय ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। मैं बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आऊंगा, लेकिन मैं ये वाला लास्ट पॉइंट आज का डिस्कस करता हूं और फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा। हमें पढ़ के आए हुए हैं कि लैप्स ऑफ टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता है। हमारे पास एक लिमिटेशन एक्ट है, उस लिमिटेशन एक्ट में हमें बताया जाता है कि अगर तुमने ये काम इतनी मुद्दत में नहीं किया तो वो लैप्स की वजह से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर तुमने चेक को 6 महीने प्रेजेंट नहीं किया, चेक फारिग हो जाएगा। 3 साल तक तुमने अगर पैसे ना मांगे तो हम समझेंगे ये गिफ्ट है।
आपने अहमद साहब के साथ और कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा, 30 दिन में अपील ना की, या टैक्स में पढ़ा होगा 30 दिन में अपील ना की तो आप अपने अपील के हक से महरूम हो जाएंगे। तो भाईजान ये सब क्या है? टाइम बार। ये सब क्या है? टाइम बार। तो टाइम बार किसी चीज का लैप्स ऑफ टाइम का होना भी दूसरे शख्स की लायबिलिटी को खत्म कर देता है। अब यहां पर मैंने आपके साथ यहां पर डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ टाइम डिस्कस कर दिया। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ बाद में डिस्कस करके चलूंगा। यहां पर मैं दोबारा इसके ऊपर आऊंगा। तो फिर हमने क्या पढ़ा? ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून कहां पर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है? जहां पर किसी शख्स की डेथ हो जाए, जहां पर वो शख्स इंसॉल्वेंट हो जाए, जहां पर आप उस इंस्ट्रूमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्टरेशन करें विदाउट कंसेंट, जहां पर राइट्स एंड लायबिलिटीज दे वेस्ट टू द सेम पर्सन। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में पढ़ा सुपरवीनिंग, और फिर हमने पढ़ा सुपरवीनिंग इनलीगैलिटी। बात दोनों की यही है, पहला कॉन्ट्रैक्ट ओके था, सब्सिक्वेंटली वो या इम्पॉसिबल हो गया या वो इलीगल हो गया। लेकिन सुपरवीनिंग में ये जरूर सीखना है कि सुपरवीनिंग कहां पर, कहां किन किन सिनेरियो में वी कैन हैव इट और किन किन सिनेरियो में वी कैन नॉट क्लेम फॉर द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और इन दोनों में ये सिनेरियोज ज्यादा अच्छी तरह याद होने चाहिए जहां जहां पर आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्लेम नहीं कर सकते। रहा बात लैप्स ऑफ टाइम का, तो ये तो वो लिमिटेशन एक्ट है। आपको लिमिटेशन एक्ट के तहत, या जहां पर कानून ने वक्त का बार दे दिया, अगर आपने उस काम को उस वक्त में ना परफॉर्म किया तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी लैप्स ऑफ टाइम में कवर हो जाएगा। और लैप्स ऑफ टाइम की वजह से ऑटोमेटिकली जो आपका एग्रीमेंट है इट विल कम्स टू एन एंड। हमारी छठी बात रह गई है जी ब्रीच। ब्रीच और ब्रीच की रेमेडीज आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब अपना हाथ रेज करें। किसी ने क्वेश्चन के लिए हाथ रेज किया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले मैं अपनी बात को कहीं पर कंक्लूड कर लूं, शायद आपके सवाल का जवाब मेरी फ्यूचर की बात से मिल जाए। अहमद साहब जी। जी सर, मैंने पूछना था सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में सर, जहाँ पे आपने बताया था कि उस बंदे को पता है कि परफॉर्म नहीं हो सकता, हाँ लेकिन जी। फिर भी उसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हाँ, फिर हेलो अहमद, फिर क्या हुआ? सर आवाज आ रही है आपको? अब आनी शुरू हुई है। आपने मुझे ये कहा कि जी सर, सुपरवीनिंग क्वेश्चन यही था इम्पॉसिबिलिटी। कि सर उस बंदे को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो सर ये फ्रॉड में नहीं हो जाएगा? हाँ यार, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो गया ना। तो सर ये फ्रॉड, देखो, आप लोग तो सर इस फ्रॉड में आ जाएगा ना ये? आप लोग इस बात की तरफ क्यों फौरी तौर पे आ जाते हो कि इसका कोई और भी नाम है? अहमद, तुम कितने बहन भाई हो? अहमद सर 3 भाई। भाई हो। और इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी के भाई हो, ठीक हो गया। मेरे क्या हो? स्टूडेंट हूँ आपका। आपका मैं स्टूडेंट हूं। किसी का आप दोस्त हो गए। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि अहमद अगर फ्रॉड में आ रहा है, या अहमद अगर बेटा है किसी का, या अहमद किसी का भाई है, तो वो किसी का स्टूडेंट नहीं हो सकता। मैंने कब ये बात कही है कि ये फ्रॉड नहीं है? लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ ये बात बताई है कि अगर किसी शख्स ने, मैंने तो सर बल्कि, सुन लो मेरी बात, सुन लो। मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर कभी किसी शख्स को पता था और फिर भी उसने किसी शख्स को गेड़ा करवाते हुए उस मुआहदे में डाल दिया, तो यहां पर हमने ये कहा है इस सूरत हाल में दूसरे शख्स को इस बात का राइट है कि वो उससे अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। मैंने ये बात कब कही है कि ये फ्रॉड नहीं है? ये फ्रॉड ही तो है। ये फ्रॉड की वजह से तो उससे डैमेजेस क्लेम कर रहा है। लेकिन यहां पर बात समझाने की क्या है, जिसको आपने समझना है वो ये है कि अगर क्रिकेट का मैच नहीं होता तो मैं डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ टिकट के पैसे वापस लूंगा। अगर बंदे का सिंगर बीमार हो जाता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बड़ी ज़हनी कौफत हुई, मुझे 10 करोड़ रुपया और भी दो। मैं सिर्फ उसको जो एडवांस दिया वो वापस लूंगा। लेकिन अगर किसी शख्स को पहले पता था कि ये होना ही नहीं है और उसने जानबूझ के मुझे इस काम में फंसा दिया, अब मैं अपने पैसे भी वापस लूंगा और अपने डैमेजेस भी लूंगा। अगली बात, तो क्या सर हम इसको फ्रॉड भी कह सकते हैं? हाँ जनाब, यकीनन ये फ्रॉड भी है। गॉट माय पॉइंट? जी, तो सर इसका आउटकम जो है वो वॉइड है कि एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, लेकिन फ्रॉड में सर वॉइडेबल है। अच्छा, अब तो ये सर अगला हम पॉइंट आ चाहें गया। तो इसको प्रोसीड हाँ, भी करवा हाँ, सकते अब अगला पॉइंट ये आ गया। अब अगला पॉइंट ये आ गया अहमद का पॉइंट कि सर इसका, हमने कहा इस कॉन्ट्रैक्ट की जो हैसियत है जहां पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब बेटा जब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता तो तुम उसको कैसे वैलिड कर लोगे? हैं। गॉट माय ठीक हो पॉइंट? गया।
तो इसलिए बेशक ठीक है। फ्रॉड की रेमेडी ले रहे हैं, रेमेडी हम इसकी फ्रॉड की ले रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम खुद तो कह रहे हैं मुर्दा से शादी करा दो, तो मुर्दा से शादी करा दे, हाँ चल ठीक है मेरा मुर्दा ना ब्याह करा दो, कुछ नहीं होता। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना। तो जब ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो फिर इसका आउटकम ऑटोमेटिकली क्यों वाइड आ रहा है कि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, इसमें वाइड ही होना है। लेकिन अगर फ्रॉड का एलिमेंट आ गया, वाइड का पता एक शख्स को था, उसने गेड़ा करा के फंसा लिया, होना वाइड ही है, लेकिन रेमेडीज किसकी मांग रहे हैं? फ्रॉड की मांग रहे हैं। अब हम पैसे ही नहीं मांग रहे, हम अपने डैमेजेस भी मांग रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? डैमेज, ठीक जी सर। और सर अगर शादी हॉल है सर, जैसे सर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, लीगल प्रोसीडिंग कर दी कि सर नहीं हो सकती, कोरोना पाबंदी लगी, इलीगैलिटी होगी, तो सर अब जो है वो ये भी है कि लॉकडाउन हॉल इतने दिनों बाद खुल सकते हैं। सर मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है भी, आप जो है 31 तारीख की बजाय आप 5 तारीख कर दो, तो सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्ट्रेशन भी हो जाएगी ना? बात ये है कि हाँ ऑल्ट्रेशन हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, लेकिन उसमें वो आपको पहले बता रहा है, जिस तरह हम बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम 26 तारीख से कॉलेज खोलेंगे, सब्जेक्ट टू कि वो कोई गैर कानूनी एक्टिविटी ना हो, सब्जेक्ट टू के गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई उजर ना हो। तो भाईजान इट ऑल प्रिवेंट सब्जेक्ट टू, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एनीबॉडी एल्स हैज ए क्वेश्चन? किसी और का क्वेश्चन है जनाब? आप किसी और को भी मौका देते हैं। अरसलान अनवर। अरसलान अनवर। सर ये पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी में अगर सर मतलब के दो बातें हों, एक सर मतलब इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करने के लिए, तो सर जो इम्पॉसिबल हो जाती है सर उसकी मतलब हम जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? देखो इट ऑल डिपेंड्स, मतलब ये कि कभी अगर आप नोट करें तो हम किसी से कहें कि बुफेट में 7 डिशें होंगी, वो 7 के बजाय अगर 6 लगा देता है ना, मैंने नहीं देखा कभी उसने आज तक पैसा कम किया। वो कहता सर खाना तो आपने पूरा ही खाया ना। नहीं सर, अगर डिफरेंट हो, मतलब जैसा कि आपने एग्जांपल दी कि वो मैच देखने के लिए आए थे और खाने की भी मतलब उन्होंने बात की हुई थी साथ, इट ऑल तो अगर डिपेंड्स मैच टर्म्स ना ऑफ हो। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं मानता हूं इस तरह हो सकता है कि यहाँ पर हम ये कहें कि हमें एक बंदे ने हमें एक बंदे ने 8 घंटे का विजिट करवाना था और उसमें 4 जगह दिखानी थी, वो हमें सिर्फ उसने में 2 जगह दिखाई और बाकी 4 घंटे का विजिट हुआ। और अगर हमारी टर्म्स ये कहती हैं, आगे हम पढ़ेंगे कैविट टेम्पटर के अंदर जाके भी और डिविजिबिलिटी में भी जाके, क्वांटम मैरिड में भी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल हुआ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल हुआ, डिविजिबल करने की इंटेंशन हुई, डिविजिबल करने का कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास मार्जिन हुआ, तो हम उसको डिविजिबल करते हुए प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द। यहां पर मकसद ये बताने का नहीं है मेरा कि पैसे पूरे मिलेंगे या पैसे कम मिलेंगे। मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर फिर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। रही बात तो ये कि हमें कम पैसे देने पड़ेंगे या ज्यादा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या हैं। ओके, थैंक यू सर। माय प्लेयर बेटा। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। हम यहां से बात आगे लेके चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।